जय हिंद साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, यानी कि अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। तो जब जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जीत फाउंडेशन क्लासेस को, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी, ठीक है, धातु कर्म, ठीक। और उसमें हमें आज पढ़ना है धातु का निष्कर्षण। इसके पहले हमने अयस्कों का सांद्रण कर लिया है कंप्लीट, और उसके एमसीक्यूज़ को भी बना लिया है, देख लिया है, और बड़ी अच्छे तरीके से उसको हमने निपटा दिया है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी धातु का निष्कर्षण करेंगे उसके ओर से, अयस्क से। तो मैंने इसको उस दिन समझाया भी था आप लोगों को कि 2 चरण में होगा। 2 चरण कौन कौन से होंगे, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पहला चरण होगा कि जो भी हमारा ओर रहेगा उसको क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, और ऑक्साइड बनने के बाद उससे धातु का अपचयन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि पहले तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने का प्रोसेस, तो जब ऑक्साइड में परिवर्तन करने जाइएगा तो उसमें प्रोसेस यूज होता है रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए, और ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है कैल्सिनेशन। ध्यान देते रहिए बातों को, ठीक। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद आपका ऑक्साइड का जो है वो धातु में अपचयन होगा। उसमें ये डिफरेंट प्रोसेस यूज होंगे आपके, तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, रासायनिक अपघटन, ठीक है। इसको थर्माइट प्रोसेस बोलेंगे, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और ये केमिकल रिडक्शन। तो ये सब मिला के आज के हमारे टॉपिक धातु का निष्कर्षण का हिस्सा है, और ये लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, आपको पहले किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, रोस्टिंग के बारे में, फिर पढ़ेंगे आप कैल्सिनेशन के बारे में, फिर आप यहाँ पे पढ़ेंगे स्मेल्टिंग के बारे में, फिर एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस के बारे में, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बारे में, फिर केमिकल रिडक्शन के बारे में। तो इनमें भी कुछ और प्रोसेस हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक और केमिकल में भी। तो इस तरीके से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। कंसंट्रेशन को हम देख चुके हैं, उसका डायग्राम्स को भी हमने बड़े अच्छे से बखूबी से समझा था, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यानी कि जो हमें ओर मिल चुका है, सांद्रित अयस्क मिल चुका है, उसमें जो ऊपर में लगी हुई जो अशुद्धियाँ उनको हटा चुके हैं हम। तो अब इस जो कंसंट्रेटेड ओर है हमारे पास, यानी सांद्रित अयस्क है, उसको क्या करेंगे, ऑक्साइड्स में चेंज करेंगे उसकी प्रकृति के अनुसार, और जो भी उसमें अपद्रव्य निर्भर होगा उसको ध्यान में रखते हुए। चलिए, अब अगर सल्फाइड है आपका, और अगर सल्फाइड है तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होगा वो कहलाता है रोस्टिंग। ध्यान देना है आपको, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यानी भर्जन और निस्तापन में डिफरेंस है। काम लगभग दोनों का एक जैसा है, लेकिन प्रोसेस में, प्रक्रिया में अंतर है, और इसीलिए रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए प्रयोग किया जाएगा, और वही कैल्सिनेशन जो है ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाएगा। मतलब ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए निस्तापन का प्रयोग करेंगे। शब्दों पर ध्यान देना है आपको। हम पढ़ने जा रहे हैं रोस्टिंग, ठीक। विथ डायग्राम भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सल्फाइड ओर्स का किया जाएगा रोस्टिंग। सांद्रित अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, वायु या ऑक्सीजन जो रहेगा उसकी उपस्थिति में परावर्तन भट्टी, ठीक है, गलनांक से नीचे गर्म किया जाएगा। मतलब मान लीजिए हम बात करते हैं, मैं ऐसी बता रहा हूं आपको कि जैसे कि आपका आयरन वगैरह है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1600 डिग्री सेल्सियस है, तो गलनांक ये उसका हुआ मेल्टिंग पॉइंट। तो इससे कम ताप पर आपको, यानी कि कम मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है आपको, इसको गर्म करना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, रोस्टिंग, ठीक।
और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो था वो था आपका वायु की उपस्थिति, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक, यही चीज़ निस्तापन यानी कैल्सिलेशन में नहीं होगी। वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो सबसे मेजर डिफरेंस है रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिलेशन का, मतलब भर्जन और निस्तापन में सबसे बड़ा अंतर यही है। ठीक, होगा क्या, जो इसमें नमी होगी वो क्या हो जाएगी, पृथक। अयस्क हो जाएगा ड्राई, यानी जो ओर है आपका कंसंट्रेटेड और जो आपने यूज़ किया था वो हो जाएगा शुष्क। ठीक, अशुद्धियाँ सल्फर या जो है या आर्सेनिक है वो क्या होंगी, वेपराइज्ड हो जाएंगी या ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज्ड होकर अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। भाई सल्फाइड ओर है, जैसे कि हम Ag2S लेते हैं, ZnS लेते हैं, PbS लेते हैं, तो सब में आपको कौन सी अशुद्धि नज़र आ रही है, कौन सी अशुद्धि है भाई, सल्फर की। तो ये जो होगी ये आपका वेपराइज हो जाएगी, वाष्पीकृत हो जाएगी या ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीकृत होकर अलग हो जाएगी। ठीक, सल्फाइड जो ओर्स हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड होकर यानी ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड या सल्फेट बना लेंगे। उसका जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ना कुछ प्रोसेस, जैसे कि हम यहाँ पे जिंक ब्लेंड ले रहे हैं और उसको ऑक्सीजन से हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं 3O2 से। ठीक, तो ये बना ले रहा है जिंक ऑक्साइड, यानी कि मेटल का भी ऑक्साइड बन गया। फर्दर आगे हम इस मेटल ऑक्साइड को ही क्या करेंगे, अपचयित करेंगे, रिडक्शन करेंगे इसका। और साथ में यहाँ पे आपको मिला 2SO2, सल्फाइड का भी ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड विथ सल्फाइड का ऑक्साइड, यानी कि ये सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीकृत हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक, वैसे ही यहाँ पे अगर आर्सेनिक की अशुद्धि है तो वो भी जो है 4AS है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगी, AS2O3 यानी आर्सेनिक ऑक्साइड, इसको भी कर लेंगे सेपरेट, सल्फर ऑक्साइड सेपरेट। तो ये जो अशुद्धियाँ थी ये हो गई सेपरेट, और हमको यहाँ पे मिल गया मेटल का हमारा ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल हमारा जिंक था तो जिंक का ऑक्साइड, और फर्दर इसका आगे हम रिडक्शन करेंगे। बट अभी हम पढ़ रहे हैं इसी चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि ये गैस यहाँ से हम एंटर करवाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा रखा रहेगा और अयस्क, कंसंट्रेटेड और सांद्रित अयस्क, यहाँ पे है ईंधन। ठीक, और ये है आपकी भट्टी जहाँ से हम चालू करेंगे जलाना वलाना जो भी हमारा ईंधन है उसको। और ये पूरी तरीके से आप भट्टी को देख लीजिए, इसको हम परावर्तन भट्टी बोलते हैं। और यहाँ से आपकी क्या होंगी, गैसें बाहर निकलेंगी, जो भी गैसें होंगी यहाँ पे अब यहाँ से ईंधन जलेगा, इसको आएगा। ठीक, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि वायु की उपस्थिति में ये क्रिया हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, भर्जन। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है वो है हमारा कैल्सिनेशन। अभी और डिटेल में आगे मिलेगा, उस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। कैल्सिनेशन देखिए, मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि मेनली किसका होता है, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स का, यानी कि ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स के लिए हम लोग प्रोसेस कौन सा यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन। ठीक, होगी क्या कि वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही आप करिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक, करना क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे एयर का प्रेजेंस नहीं रहेगा, एयर का प्रेजेंस नहीं रहेगा, वो अनुपस्थित होगा। होगा क्या, वही सेम प्रोसेस, जो अयस्क है आपका और वो कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, जो भी मॉइस्चर है उससे सेपरेट हो जाएगा, नमी हो जाएगी पृथक। जो भी वाष्पशील अशुद्धियाँ हैं इसमें सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये लोग क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ठीक, और जो कार्बोनेट ओर है वो ऑक्साइड में बदलेगा, और ऑक्साइड में बदलने के बाद वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, और मेटल ऑक्साइड का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे और धातु को पृथक कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। एक प्रोसेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने लाइमस्टोन यूज़ किया है, CaCO3। ठीक, उसका हमने कैल्सिनेशन किया, उसने हमें दिया कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड
गैस निकल गई। क्लियर। यहाँ पे हम बॉक्साइट जो है उसको कर रहे हैं हीट, Al2O3 इंटू 2H2O। तो यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला और आपका 2H2O मॉलिक्यूल क्या हो गया, निकल गया बाहर। ध्यान दीजिएगा ये दोनों जगह हमको मिला है ऑक्साइड CaO Al2O3। ठीक है, इनका फर्दर हम करेंगे रिडक्शन यानी अपचयन और धातु को कर लेंगे अलग। ठीक, अब चलिए, अभी तक आपने देखा कि भर्जन और निस्तापन से हमें क्या प्राप्त हुआ, धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। पूरे प्रोसेस से हमें क्या मिला, मेटालिक ऑक्साइड्स मिले। अब हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे। तो यहाँ साफ तौर पे लिखा गया है कि जो भी मेटल ऑक्साइड मिलेगा कंपाउंड, उसका अपचयन यानी रिडक्शन कर धातु का क्या किया जाएगा, निष्कर्षण किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कंप्लीट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अब शुरू में ही बताया था कि इसमें 3 प्रोसेस होगा। पहला है आपका तापीय अपचयन, ठीक है, थर्माइट रिडक्शन, थर्मल रिडक्शन, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटनीय अपचयन, और थर्ड है रासायनिक अपचयन यानी केमिकल रिडक्शन। तो 3 अलग अलग प्रोसेस हैं, वो मेटल के नेचर के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे होगा, किसी भी एक से आप रिडक्शन करवा सकते हैं, किसी भी एक प्रोसेस से। तो जो मेटल होगा, उसका जो नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेस का एडॉप्शन करेंगे, चुनेंगे, और मेटल ऑक्साइड को, धात्विक ऑक्साइड को हम लोग अपचयित करके उससे धातु की प्राप्ति करेंगे, और उसके बाद लास्ट में उसका रिफाइनिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ठीक, तो ये 3 प्रोसेस हैं। इन तीनों के अंदर भी कुछ कुछ प्रोसेस हैं, जैसे कि आपका थर्मल रिडक्शन है, तापीय अपचयन है, तो इसके अंतर्गत आपको कार्बन अपचयन, ठीक है, और थर्माइट प्रोसेस, एल्यूमिनो थर्माइट जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनो तापीय विधि, तो इसके द्वारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो किस तरीके का होगा उसको कंप्लीट देखेंगे इस पूरे वीडियो में, तो ये लंबा चलने वाला है, साथ बने रहिएगा और पूरे ध्यान से देखिए। नहीं तो अगर आप छोड़ के उठते हैं, लिंक टूटेगा, कंटिन्यूटी टूटेगी, तो फिर वहाँ पे डाउट जनरेट होगा, इसीलिए साथ बने रहिए। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, जिसको हम नाम दे रहे हैं कार्बन अपचयन विधि, कार्बन रिडक्शन ऑफ स्मेल्टिंग। ठीक है, कार्बन रिडक्शन ऑफ स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन। ठीक, तो जो हमारे पास पूर्ण निस्तापित या भर्जित अयस्क, मतलब कि आफ्टर कैल्कुलेशन और रोस्टिंग जो हमारे पास अयस्क आया, अब ये जो ओर है ये कैसा रहेगा, ड्राई, मॉइस्चर इसको हमने निकाल लिया है। क्यों, क्योंकि इसको हमने कहाँ तक हीट किया था, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट तक हमने क्या किया था, इसको हीट किया था। तो ये मेल्ट नहीं हुआ था, लेकिन इसका सारा का सारा मॉइस्चर उड़ गया था। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस में कार्बन अपचयन विधि में, तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, और जो गालक है वो यहाँ पे CaO और SiO2, एक क्षारीय गालक है और एक अम्लीय गालक है। ठीक है, अम्लीय अशुद्धि के लिए याद रखिएगा आप कि जो भी अम्लीय अशुद्धि रहेगी, ठीक, अम्लीय अशुद्धि मतलब अम्लीय अशुद्धि के लिए क्षारीय गालक प्रयोग करेंगे, और क्षारीय अशुद्धि की बात आएगी, क्षारीय अशुद्धि, इसके लिए हम अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्षारीय गालक जो होगा वो होता है आपका SiO2, SiO3 इस तरीके का रहेगा, और जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, Si अगर है, ठीक है, सिलिका है, तो ये अम्लीय गालक होता है, और ये क्षारीय अशुद्धियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक, और अगर क्षारीय गालक है वो अम्लीय अशुद्धियों के लिए प्रयोग होगा, तो डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम में से क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैं इस तरीके से पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे कि जो भी उचित भट्टी होगी उसमें इतने ताप पर क्या करेंगे, अब गर्म करेंगे। ठीक, अब अयस्क का होगा अपचयन, और उच्च ताप के कारण वो किस अवस्था में प्राप्त होगी, तो वो यहाँ हो जाएगी मेल्ट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट गया। अब यहाँ पे एबव मेल्टिंग पॉइंट आ गया, धातु जाएगी पिघल, ठीक, और हो जाएगी रिडक्ट यानी अपचयित, यानी अपचयन हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को आप लोग बहुत पहले भी देख चुके होंगे कि सब लोग साइंस स्ट्रीम से ही हैं।
सबने कभी न कभी आपने ब्लास्ट फर्नेस के बारे में यानी कि वात्या भट्टी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है आपका ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में अग्निशह ईंटें लगी होती हैं, गर्म हवा का प्रेषण कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी हॉट एयर ब्लो कर रहे हैं इसके अंदर में। इसके बाद स्लैग जो है यानी कि धातुमल वो इस रास्ते से बाहर आता है, और जो पिघला लोहा है, ठीक, यानी जो मेल्टिंग आयरन है वो स्लैग से नीचे रखा गया है, यानी कि स्लैग कहीं ना कहीं उससे हल्का होता है तो वो ऊपर से बाहर आ जा रहा है, मेल्टिंग आयरन नीचे से बाहर आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस वात्या भट्टी का है। जो व्यर्थ गैसें हैं, ठीक है, वेस्ट गैसेस यहाँ ऊपर से बाहर निकल जा रही हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका ब्लास्ट फर्नेस का है। इसमें फील कर दिया जाता है आपका जो भी आपके पास ओर था, ठीक है, उसको ला के जो आपने कैल्सिनेशन और उसमें आपने यूज़ कर लिया है। चलिए, इस डायग्राम को देख लिया आपने। अब हम चलते हैं, जो एक दो रिएक्शंस हैं, जो गालक, जो प्रयुक्त गालक है, जो अशुद्धि को धातुमल के यानी स्लैग के रूप में क्या करता है, हटा देता है। करते हैं इसको जूम थोड़ा सा, आप अब क्लियर से देख पा रहे होंगे कि जो भी गालक होगा वो क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी, ठीक है, उसको स्लैग के रूप में, धातुमल के रूप में क्या करेगा, बाहर कर देगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ मेटल्स को लिखा है Cu, यानी कॉपर, आयरन, लेड, टीन और जिंक आदि स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा क्या की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं। मेटल्स लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम में, कॉपर, आयरन, लेड, टीन और जिंक। ठीक है, ये तांबा, लोहा, सीसा, टीन और जिंक, इनको स्मेल्टिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं। रिएक्शन देखिए यहाँ पे Fe2O3 का अगर हम कार्बन के साथ करवाते हैं तो ये जो यहाँ पे आपको Fe2O3 और 3C नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3CO निकल रहा है और ये 2Fe होगा। ये गलत लिख दिया गया है 3Fe, क्योंकि Fe2 है तो 2Fe ही निकलेगा बाहर, ठीक, और 3CO क्या हो जाएगा, ऊपर। यहाँ पे भी Fe2O3, 3CO है, तो यहाँ पे O 3 ऑक्सीजन बढ़ गया इसलिए CO2 बना लेगा, ठीक है, गैस बन के उड़ जाएगा और यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा 2Fe। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर इसमें अम्लीय अशुद्धि है तो कौन सा गालक यूज होगा, क्षारीय गालक, ठीक, और क्या बना लेगा, CaSiO3, यानी कि इसको बोलते हैं स्लैग, यानी कि धातु मल। तो याद रखिएगा, अम्लीय अशुद्धि के लिए क्षारीय गालक और क्षारीय अशुद्धि के लिए अम्लीय गालक, ठीक है। अब जो है कार्बन अपचयन के बाद, ठीक है, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस यूज करते हैं। तो एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस का मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूं कि इस तरीके का आपका क्या रहेगा एल्यूमिनोतापीय विधि में, कि इस तरीके का एक पात्र रहेगा, ठीक, ये मैग्नीशियम का फीता लगा हुआ है, इसमें हम लोग लगाएंगे आग। यहाँ पे एल्यूमिनियम और ये बेरियम ऑक्साइड जो है BaO2, ये यहाँ पे भरा रहेगा और यहीं पे होगा ब्लास्ट, ठीक, और ये है आपका थर्माइट। तो इस तरीके से ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं डिटेल में कि एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस क्या कहता है। ये आपका जो मेटल का ऑक्साइड्स जो बन चुके हैं हमारे कैल्सिनेशन और हमारे रोस्टिंग प्रोसेस में, मतलब भर्जन और निस्तापन में मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, तो उसके बाद उसका अपचयन करेंगे, उसके लिए ये प्रयोग किया जाएगा। तो इसको थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं, थर्माइट विधि भी कहते हैं। क्या होगा कि जो ऑक्साइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है, और ख़ास करके इसमें जो उन मेटल्स के लिए, उन मेटल के रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए प्रयोग किया जाता है जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा, ध्यान दीजिए, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आसानी से अपचयित नहीं होते हैं, जिनका रिडक्शन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा पॉसिबल नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। वहाँ पे जो हमने किया था स्मेल्टिंग प्रोसेस, फर्स्ट वाला जो हमारा था, उस जो कार्बन अपचयन विधि,
तो वहाँ पे ऐसे मेटल्स को लिया था जो कार्बन के द्वारा क्या हो जाएं, अपचयित हो जाएं। क्लियर है? और यहाँ पे ऐसे को लिया जाएगा जो कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं होंगे, जैसे कि क्रोमियम मैग्नीज के ऑक्साइड जो है वो कार्बन के द्वारा इजीली क्या होंगे, अपचयित नहीं होंगे। उनका रिडक्शन कार्बन के द्वारा क्रोमियम और मैग्नीज का पॉसिबल जल्दी अच्छे से नहीं हो पाता है। अब प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोसेस में लिखा हुआ है कि अग्निशह क्रूसिबल में धातु ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर और बेरियम पैराऑक्साइड BaO2, ठीक, एल्यूमिनियम पाउडर, और मोस्टली इसमें जो रिडक्शन का जो कार्य करता है वो यही करता है, आपका एल्यूमिनियम पाउडर ही करता है। ठीक, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे था कार्बन अपचयन विधि में, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में। और भर कर क्या करते हैं, मैग्नीशियम का फीता लगा देते हैं। फीते को जलाने से ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल में वो आता है, ठीक, और उसको जलाने से जो अंदर थर्माइट का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। इस ताप पर एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है, और धातु जो होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, तली में एकत्रित हो जाएगा। धातु यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं क्रोमियम और मैग्नीज। एल्यूमिनियम यहाँ यूज़ हो रहा है एज ए रिडक्टेंट, यानी कि अपचयित, जो अपचयन करेगा उसके रूप में। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप ऑक्साइड और किसका यूज़ कर रहे हैं भाई, Cr2O3, ठीक, और एल्यूमिनियम यहाँ पे यूज़ हो रहा है रिडक्शन करने में। तो अब ये बना लेगा ऑक्साइड Al2O3 और यहाँ पे क्रोमियम निकल जाएगा बाहर। तो ये हो गया इस मेटल का अपचयन और आपको मेटल मिल गया क्रोमियम। क्लियर, समझ में आया? जैसे कि ये आयरन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। हेमेटाइट लिया गया Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम एल्यूमिना बना लेगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, आयरन। तो इस तरीके से मेटल के, ये जो मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड के द्वारा हमने क्या किया, रिडक्शन करके एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस से, इसका नाम ही है, इसलिए एल्यूमिनियम इसमें यूज़ किया जाता है। और कार्बन अपचयन में कार्बन यूज़ किया गया था और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया गया था। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि। ये याद रखिए कि जो क्षार धातुएं होती हैं जो विद्युत धनात्मक होती हैं मोस्टली, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है उच्च विद्युत धनात्मक, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो आपके मेटल्स होंगे सोडियम और पोटेशियम, ये जो आपका प्रोसेस है विद्युत अपघटनी प्रोसेस, ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये बड़ा ही आसान है और ज़्यादा इसमें आपको डाउट्स भी नहीं आने वाले। आप याद रखते जाइए, कार्बन अपचयन में आपने किन मेटल्स को देखा, फिर आपने एल्यूमिनियम थर्माइट में क्रोमियम और मैग्नीज को देखा, आयरन भी देख ही लिया, ठीक है, लेकिन आयरन मोस्टली आपका कार्बन अपचयन से ही किया जाएगा, तो डाउट नहीं रखिएगा अपने मन में। यहाँ पे आपका आ गया सोडियम और पोटेशियम, ठीक। करते क्या है कि जो भी ओर होता है आपका, उसका धातु का एक सॉल्ट बना लेते हैं, एक लवण बना लेते हैं उचित, ठीक है, एक सॉल्ट तैयार करेंगे और गलनांक कम करने वाला एक अन्य लवण मिला देंगे, एक और सॉल्ट मिलाएंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेगा और लो कर देगा, और ये क्या करेंगे, इसको फिर पिघली अवस्था मेल्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रोड यानी कि विद्युत इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत अपघटन कराने से धातु जो है, मेटल है, वो कैथोड पर प्राप्त होगी, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझिए। करेंगे क्या कि जो भी हमको अयस्क से धातु मिला है, ठीक है, उसका हम बनाएंगे सॉल्ट और एक और सॉल्ट मिला लेंगे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट को करे कम, और उसके बाद जब ये गलित अवस्था में जाएगी तो ये क्या होगी, जो मेटल होगी वो कहाँ मिलेगी आपको, कैथोड पर, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए सोडियम धातु NaCl है, स्टील पात्र में ग्रेफाइट का एनोड, ठीक है, किसका एनोड, ग्रेफाइट का एनोड, और आयरन का कैथोड, किसका, आयरन का यानी लोहे का कैथोड लगा देंगे, ठीक, इस प्रोसेस में।
और इस प्रोसेस को हम लोग डाउन्स विधि भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, शायद पूछ दे कभी एग्जाम में ऐसे ही, क्योंकि नाम है इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक, विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन, तो इसको क्या बोलते हैं, डाउन्स प्रोसेस, ठीक। तो इसमें कैथोड जो होगा आयरन का प्रयोग होगा और एनोड जो है वो ग्रेफाइट का प्रयोग होगा, ठीक। याद रखेंगे आप लोग, एनोड किसका होगा, ग्रेफाइट का। प्रोसेस में होगा क्या, देख लेते हैं उसको, कि जो 2NaCl है तो ये सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है ना भाई, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो आप देख रहे होंगे कि इस सॉल्ट को इलेक्ट्रोलिसिस जब करने जा रहे हैं तो ये ब्रेक हो रहा है 2Na प्लस 2Cl माइनस में। एकदम इत्मीनान से समझिए, कैथोड पर आ गए भाई साहब आपके मेटल सोडियम, ठीक, और एनोड पर जो बच गया वो चले गया। तो कैथोड पर हुआ आपका अपचयन, क्योंकि हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं, धातुओं का अपचयन। तो जहाँ धातु गई है वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया भाई, अपचयन, ठीक। वैसे भी आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो 2Na प्लस था उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और वो 2Na बन रहा है। तो ये प्रोसेस किसका हो गया, अपचयन का, रिडक्शन का। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 2Cl माइनस है तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो धातु कैथोड पर, मेटल कैथोड किसका था, ग्रेफाइट का, और क्लोरीन गैस एनोड पर, एनोड किसका था, आयरन का, ठीक। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट था। ये जो फैक्ट्स थे पूरे मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो लंबा जा रहा है, आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, बिल्कुल नहीं घबराइए, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखिए, क्योंकि इसके बाद लास्ट वाली वीडियो बहुत इजी है। तो समझ लीजिए कि आपका मेटलर्जी का आप 85% इस वीडियो के साथ ही कवर कर लेंगे, तो एनर्जी बना के रखिए। अगला जो है वो है आपका विस्थापन, विस्थापन, और इसके बाद है आपका अवक्षेपण, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग। तो जो विस्थापन है ये आपका रासायनिक रिडक्शन, केमिकल रिडक्शन प्रोसेस, यानी रासायनिक अपचयन का हिस्सा है, ठीक है। अब तक हमने 2 को पढ़ लिया, अब ये रासायनिक का है। तो इसमें होगा क्या, इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको ये कहाँ पढ़ाया है। मेटल का वीडियो नंबर 2 केमिकल प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, 1 आर्कल मेथड भी वहाँ हमने पढ़ा हुआ है। मैंने बताया था कि जो मोर रिएक्टिव होगा एलिमेंट, ठीक है, वो लेस वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। याद होगा, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे, चलिए अभी देख भी लेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु, मतलब रिएक्टिव सीरीज में जो ऊपर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और नीचे स्थित धातु मतलब जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव होगा। मैंने बताया था हाइड्रोजन के नीचे जैसे CH+AP, चाप, कॉपर, ठीक है, Hg, Au गोल्ड, और Ag सिल्वर, और Pt प्लेटिनम। तो ये जो रिएक्टिव सीरीज में नीचे रहते हैं, तो और भी रहते हैं जो इसके साथ रहते हैं हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर। तो क्या करेंगे कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु है अपने से नीचे स्थित धातु को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। और यहाँ उस वीडियो में हमने बड़े अच्छे से देखा भी था, अभी भी देखेंगे, अभी भी समझेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो घबराइए नहीं, ठीक है। जो उनका सॉल्ट फॉर्म होगा उससे जो हाई रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। यानी कि अयस्क का विलयन बनाकर उसमें निष्कर्षण की जाने वाली धातु से अधिक विद्युत धनात्मक धातु डालने पर पूर्व धातु अवक्षेपित हो जाती है। यानी कि मान लीजिए कि CuSO4 है, ठीक है, और इसमें से हमको Cu को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, विक्षेपित करना है, तो हम सीधे क्या करेंगे, Zn से क्रिया करा देंगे। तो अगर आप Zn से क्रिया कराएंगे तो वो बना लेगा ZnSO4 और Cu क्या होगा, विक्षेपित। देखिए ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये सही है कि गलत है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि हाई रिएक्टिव भाई जो है वही तो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। चलिए यहाँ आ ही गया, क्या बताइएगा आप लोग, ध्यान ही दे दीजिए बस थोड़ा सा, कि CuSO4 और साथ में किससे रिएक्शन हो रहा है, आयरन से। तो ये आयरन क्या कर रहा है, इस कॉपर को कर रहा है डिस्प्लेस, क्योंकि आयरन रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आता है और Cu आता है नीचे, हाइड्रोजन के भी नीचे आता है कॉपर। तो ये आयरन उसको डिस्प्लेस करके बना लेगा FeSO4 और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। कॉपर डिस्प्लेस हो गया और आपको यही तो करना था कि कॉपर को अलग करना था। फिर वही काम Zn करता है, Cu को डिस्प्लेस करता है, ZnSO4 बना लेता है और Cu आपको डिस्प्लेस होकर मिल जाता है। लेकिन
अगर आप ZnSO4 Zn के सॉल्ट में क्या करेंगे, Cu से रिएक्शन करवाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे इस प्रोसेस को। तो एक ये मेथड भी होता है रिडक्शन का। अगला है प्रेसिपिटेशन मेथड, यानी अवक्षेपण विधि। मतलब कि घोल वोल बन जाता है विलयन का और नीचे में अवक्षेपित होकर कुछ पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, अवक्षेपित होकर। तो ये प्रोसेस में क्या होगा उसको देखते हैं। अब आपको कंप्लीट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट, समझ लीजिए, मेटल एक्सट्रैक्शन का अब तक की पूरी कहानी में। तो जो भी मेटल ऑक्साइड रहेगा क्या करेंगे कि उसका एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तैयार करेंगे, जटिल लवण बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो मेटल है उसको हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे। मोस्टली किसके लिए यूज़ होगा ये, तो गोल्ड एंड सिल्वर, सोना चांदी इसी के द्वारा विस्थापित किए जाते हैं। करेंगे क्या कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएंगे। कैसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखते हैं। 4 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया है Au ऑरम यानी कि गोल्ड को, और सॉरी 8 NaCN। ठीक है, सोडियम साइनाइड। ठीक, और वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसका क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये बना रहे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट 4NaAuCN2, 4NaAuCN2 प्लस 4NaH निकल जा रहा है। इसको हम बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं सोडियम डाइसाइनोऑरेट 1, सोडियम डाइसाइनोऑरेट 1। और ये पता है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, बट मे बी आपके एग्जाम में ना पूछे, बट ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ दिया है। सोडियम डाइसाइनोऑरेट 1 का फार्मूला और सोडियम टेट्रासाइनोऑरेट 2 भी आएगा। यहाँ पे डाइसाइनो है, CN2 है इसलिए डाइसाइनो बोला है, AU यानी ऑरेट बोला है, सोडियम यानी Na है इसलिए इसको सोडियम डाइसाइनोऑरेट 1 नाम दिया है। चलिए देखिए, अब ये क्या होगा कि यहाँ से इसके वापस से हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, 2NaAuCN ट्वाइस। ठीक है, सोडियम डाइसाइनोऑरेट 1 के, और इसको करवाया जिंक से रिएक्ट। तो होगा क्या, जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव है और जो Au है वो लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिव सीरीज में नीचे आता है, हाइड्रोजन के भी नीचे आता है, Eg के भी नीचे आता है। तो ये जिंक जाके उसको वहाँ से रिप्लेस कर देगा। और आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये जो जिंक है वो जा रहा है Au को रिप्लेस करके, देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक, तो आपको इस तरीके से ये 2Au प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आपका सोना हो गया अलग, और ये बना लेगा Na2ZnCN4 यानी सोडियम टेट्रासाइनोऑरेट 2। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अब तक मेटल एक्सट्रैक्शन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखा। ठीक, उसमें फर्स्ट प्रोसेस था आपका जिसमें हमने पढ़ा कैल्सिनेशन भर्जन और निस्तापन, कैल्सिनेशन निस्तापन और रोस्टिंग भर्जन को। उसके बाद हमने जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ, धात्विक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, उसका हमने किया रिडक्शन। रिडक्शन में बहुत सारे प्रोसेस को देखा हमने। तो डाउट नहीं लाइएगा, इसमें 2 प्रोसेस यूज़ हुआ है। पहला था आपका मेटल का ऑक्साइड बनाना, जो कि भर्जन और निस्तापन से संभव हो पाया, और उसके बाद रिडक्शन करने के भिन्न भिन्न पदों को हमने देखा। और इसके बाद मैं लेके आऊँगा इसका MCQ, और जो भी डाउट होगा मोस्टली MCQ में कवर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि धातुओं का परिशुद्धिकरण कैसे करते हैं, यानी कि जो शोधन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, वो कैसे होगा। तो इसके बाद का टॉपिक रहेगा वो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हम किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। उसके फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड होते हैं, इसमें 2 और इसमें 2। ठीक है, तो ये 2 मेथड, इसमें हम लोग छोटा सा वीडियो बनेगा तो इसको देख लेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को।